दिस इज श्रुति भट्ट, योर होस्ट। आज के मंथन के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक प्रसिद्ध नेता, शिक्षाविद और समाज सेवक श्री नंद किशोर गर्ग जी। गर्ग जी ने भारत की राजनीति में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। राजनीति और शिक्षा के अलावा गर्ग जी का कोऑपरेटिव बैंकिंग और हॉस्पिटल्स के निर्माण में भी योगदान रहा है। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ऐसी अन्य संस्थानों की स्थापना के साथ साथ उन्होंने समाज कल्याण और कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। गर्ग जी, इतना अनुभव, इतना योगदान, इतना समर्पण सोसाइटी के लिए, इन सब के पीछे जो आपका उद्देश्य है वो हम सब आपसे जानना चाहेंगे। उद्देश्य कोई नहीं है, ये एक स्वाभाविक जिम्मेवारी है हर नागरिक की। और विशेष तौर पे जिस परिवार से मैं संबंध रखता हूँ उसको पार्टीशन के दौरान उजड़ के आना पड़ा था दिल्ली में, इसलिए कुछ चीज़ों को भुक्तभोगी, कुछ चीज़ों को समझा और एक सामान्य परिवेश से आगे बढ़े। और जिस विद्यालय में पढ़े उस विद्यालय का परिवेश ऐसा था कि उसके अंदर ये स्वाभाविक गुण ना मेरे में, मैं समझता हूँ स्वतंत्र भारत में ये विद्या मंदिर जिसको नाम से जानते थे लोग, आज भी वो दिल्ली का श्रेष्ठ विद्यालय है। वहाँ के प्रिंसिपल और अध्यापकों का मेरे ऊपर जो प्रभाव रहा उसके कारण से कुछ चीज़ें स्वाभाविक सी हो गई थी। क्यों बचपन में ही 1962 की चीन का हमला देखा तो उस दौरान कैसे राष्ट्र की सुरक्षा की जाए, तो छठी क्लास में ही हमें वो समझ में आई थी। और राष्ट्रीय रक्षा कोष के लिए धन एकत्रित करके और विद्यार्थियों के साथ में जवाहरलाल नेहरू जी की 3 मूर्ति पर उन्हें जब हम भेंट करने गए तो वो दृश्य आज भी मेरे विविडली याद है। 63 जनवरी का, जिसमें इंदिरा गांधी जी पीछे खड़े हैं, देश के सुप्रसिद्ध गायक हैं और हम बच्चे थे 50-40। उसके बाद 65 की पाकिस्तान वाले युद्ध में भी मुझे थोड़ा पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला सेवा के नाते। 71 में आते आते सिविल डिफेंस के नाते भी, तो इसलिए एक स्वाभाविक रूप से हम राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति दायित्व और अपनी शिक्षा में नंबर 1 रहना, ये साइमल्टेनियस हो सकता है और हमने कोशिश की और करके भी दिखाया। महाराजा अग्रसेन बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आता है। अब इसका कोई मेजरमेंट का तो कोई विशेष तरीका नहीं हो सकता, पर तो राष्ट्र भाव जागृत हो उसके लिए एकेडमिक्स के साथ साथ जो अन्य कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से ये सब चीज़ डेवलप होती है। आपने संस्कृति के ऊपर भी जोर दिया है यहाँ पे। तो मैं जानना चाहूँगी, संस्कृति और एजुकेशन जो है वो साथ साथ पैरेलल चल सकती हैं? चल सकते नहीं, चलने ही चाहिए। कि संस्कृति क्या है? हमारे संस्कारों की अभिव्यक्ति। जी। एक अच्छे ढंग से तो हमारे जो, यदि पेड़ों को, मेरी माँ, आपकी माँ, तुलसी को, बड़ को, पीपल को क्यों पूजते हैं? क्यों? वो हमेशा ऑक्सीजन देते हैं। तो ये संस्कार हमारे अंदर आ जाएं तो आज ग्रीनरी की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, स्वयं हमारी स्वाभाविक चीज़ें थी। यमुना में स्नान करने जाएं, कपड़े पहन के न जाएं, तो भगवान कृष्ण ने एक एपिसोड से हमें सिखा दिया था कि वस्त्रों को चुराया था। तो समझ में आ गया सबको। नहीं, जल को हम देवता मानते, वरुण को, और सिंधी लोग तो भगवान ही मानते हैं। तो क्यों मानते हैं? वरुण है तो उसको उसी इज्जत दो, उसके अंदर थूकना वर्जित है, उसको गंदा करना वर्जित। अगर ये चीज़ समझ में आए तो नदियाँ गंदी क्यों हो गई, नदियाँ समाप्त क्यों हो गई? हमने अपने संस्कार छोड़ दिए थे। संस्कार छोड़ने से संस्कृत भाषा छोड़ दी, संस्कृत भाषा छोड़ दी तो आधे शब्द ही हमारे गायब ही हो गए। इसलिए फिर से पुनर्स्थापना हो, ये परंपराएं हैं। आखिर ये भारत कब से चल रहा है? जब से सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि की रचना को 1,92,00,000 साल प्लस है। तो ये गणना तो कोई लिख भी नहीं सकता। जिनको 10 तक गिनती आती थी वो भी डंडे लगा के 1, 2, 3। पूरे विश्व में अंक हमने दिया, शून्य हमने दिया, और शून्य और एक ना हो तो विज्ञान के अंदर कुछ भी नहीं है।
जी। विज्ञान सारा ही शून्य और इस पे आधारित है। इन्फिनिटी क्या होती है किसी को समझाना कोई आसान है क्या? परंतु भारत की उसमें सारी चीज़ हैं। असीम शब्द क्यों है? आकाश और धरती जहाँ मिलते दिखाई दें उसको हम क्या बोलते हैं? अभी सारी चीज़ों को हमने बुला लिया। हम केवल पश्चिमी जगत की बताई हुई बातों पे विश्वास करते रहे। पश्चिमी जगत के अंदर क्या था? पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, जबकि था उल्टा। और हमारे पुराने टाइम से, रामायण महाभारत काल से ग्रह नक्षत्र और सब चीज़ों का पंचांग जो है जिसमें 5 अंग हैं एक दिन के, उसके अंदर कौन सा राहु काल है, कौन सा ये काल है, वो सारा हमारा डेली बताया जा सकता है, परंतु उसको हमें ध्यान ही नहीं। अब आज कौन सी तिथि है? हम अगर 6 जने हैं बैठे, किसी को याद नहीं होगा कि आज एकादशी है। ये इसलिए पता नहीं कि हमने प्रयोग करना छोड़ दिया। घरों के अंदर यही प्रयोग होते थे तो उनको ये ईसवी कैलेंडर आता नहीं था। ईसवी कैलेंडर का ये रूप आया 400 साल पहले, जो आज भी पूरी तरह ठीक नहीं है। दिसंबर का अर्थ है 10वां, नवंबर का 9वां, यही लैटिन में भी यही अर्थ है, संस्कृत में भी यही। सेप्टा का मीन 7, तो अगर सेप्टा 7 है तो फिर 9 आज क्यों हो गया? जनवरी पहला कब हुआ, फरवरी कब इसमें जुड़ा, ये क्यों हमें बताया ही नहीं? कि ना आवश्यकता समझी हमने। जैसा आपने बताया कि हम भारत ने ही शून्य दिया, एक की पहचान दी, इन्फिनाइट के बारे में बताया, लेकिन आजकल युवा जो है वो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर की साइड जा रहा है, बाहर जॉब्स मिल रही है वहाँ जा रहा है। तो क्या कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास कि जिनसे हम उनको यहाँ पे रोक सकें? मैं समझता हूँ रोकना आवश्यक भी नहीं है, रोकना चाहिए भी नहीं, क्योंकि पहले जो ब्रेन ड्रेन था हमारा, जिसको हम कहते थे 30 साल पहले, आज मैं कहता हूँ ब्रेन गेन है। मेरा बच्चा जो जा रहा है, हमारे भी मेरे ख्याल 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बाहर यहाँ से जा चुके महाराजा अमेरिका में, तो वो सब वेल सेटल्ड हैं, सब भारत से जुड़े हुए हैं, हमारे एलुमनाई के नाते भी जुड़े हैं, कि बाहर जाके उनका सोच और विस्तार हो। आज अमेरिका की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ यदि चीन की और भारत के विद्यार्थी ना हो तो वहाँ पढ़ने वाले नहीं हैं। क्यों? तो जा रहे हैं तो आज चाइना नंबर 2 की इकॉनमी बन गया, और हम चाहते हैं कि हम 3 नंबर इकॉनमी बन जाएं आने वाले 10 साल में, जिसके लिए हम, मैं समझता हूँ शायद अगले साल तक ही चौथी तो बन जाएंगे। तो जा रहे हैं तो क्या दिक्कत आई किसी को? जा रहे हैं तो बाहर जाकर, आज भारत के 90 देशों में हम भारतीय हैं, 90 कंट्रीज, और मेरे ख्याल 15 ऐसी कंट्रीज जहाँ आज हम पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हैं। तो बाहर जा गए हों, चाहे 200 साल पहले गए हों, चाहे 2 साल पहले, तो आज न्यूजीलैंड में भी मेरे देश का गया हुआ मंत्री है, जो छोटा सा देश, 60 लाख के बाद भारतीय होंगे मुश्किल से 2 लाख। ऑस्ट्रेलिया भी है, कनाडा में तो छाए हुए हैं, अमेरिका में 32 लाख इंडियन हैं, और 5 हमारे एमपी चुन के आए हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने में हमारी ही बिटिया थी, आज इससे पहले भी रहा, बॉबी जिंदल रहा या कोई रहा। तो आज बाहर जाने के बाद ही ताकत दिखाई ना। आज भारत की ताकत भारतीयों ने जाके जब दिखाया कि हम भेड़ चराने वाले नहीं, हम अनपढ़ गंवार नहीं हैं, हम ये हैं, तो नासा हमारे कारण चल रहा है। अमेरिका का पूरा मेडिकल सिस्टम 3 दिन में कोलैप्स हो जाए यदि भारत के डॉक्टर 3 दिन हड़ताल कर लें। तो इसका मतलब बाहर गए हैं तो हमने अपना प्रभाव वहाँ छोड़ा है। तो हम आज थोड़ी गए, हनुमान जी भी गए थे। राम जी को जब रावण चुरा के लिए राम लक्ष्मण का, तो आज का जो मैक्सिको है, उस समय गए थे, हमें क्या पाताल लोक, हमें क्या लगता था धरती के बीच से गए, क्योंकि हमें उतनी समझ थी। गए थे वाया समुद्र किनारे या उड़ के। तो बाहर गए तो आज मैं मैक्सिको में आज भी माया धर्म को मानने वालों से मैं मिला। दे क्लेम माया, माया मीन्स माया भी बोलते हैं ब्राज़ील तो हैं। तो भारत के लोग सदियों से जाते रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया, लाओस से तक, वियतनाम तक, इंडोनेशिया, सब भरा पड़ा है भारत से, स्वर्ण भूमि। लेकिन अगर वहाँ यहाँ का जो युवा यहीं रहता, तो आपको लगता है कि जो 10 साल लग रहे हैं हमारे भारत को विकसित होने में, वो थोड़ा कम टाइम लगता? नहीं,
मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं ये मानता हूँ भारत के लोग जो बाहर गए उस समय फैसिलिटी हमारे यहाँ उतनी नहीं थी। आज बुला रहे हैं हमारे को, आदर सहित बुला रहे हैं, हमें वीसा दे रहे हैं, हमें सम्मान देते हैं। तो बाहर जाने के बाद गरीब बन के नहीं गए, हम मजदूर बन के जाएंगे। 200 साल पहले गए थे, आज हम जा रहे हैं बराबरी के उसमें। इसलिए खूब जाना चाहिए बाहर, आना जाना खूब होना चाहिए, कि विस्तृत सोच होगी, उन पे हम प्रभाव डालेंगे। आखिर आइंस्टीन हमसे प्रभावित था। ऐसे एक किताब हमने सलील गवाली की पढ़नी चाहिए आप सब। उसने विदेशी हमारे बारे में क्या सोचते हैं 150 साल से, उन सबको कंपाइल किया। तो हमारे अंदर हीन भावना हटाने के लिए बाहर जाए। मैं 83 में गया था तो हमें कोई अखबार में एक लाइन नहीं देता था, कोई हमें नमस्ते नहीं करता था। आज जाओ तो भारतीय है ये कह के आपको गर्व होता है। स्विट्ज़रलैंड में जाओ तो हिंदी के गाने टॉप की चोटियों के ऊपर, वेजिटेरियन खाना सब जगह उपलब्ध। क्यों? ये प्रभाव है, और प्रभाव बढ़ाने के लिए मिलना आवश्यक है एक दूसरे से। इसलिए ट्रंप और मोदी की दोस्ती लगती है तो क्यों लगती? पहले प्रधानमंत्री जाते थे दबके दबे, वो आते थे तो 10 दिन पहले शोर होता था, वो आइजनहावर आ रहे हैं, आज वो आ रहे हैं, आज रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। आना जाना सामान्य है। तो जैसा कि अब दिल्ली इलेक्शंस भी आ रहे हैं और आप पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव हैं, तो अब के कल्चर में और पहले का जो पॉलिटिकल कल्चर था उसमें क्या डिफरेंसेस आपको देखने के मिलते हैं? जैसे अब ये फ्रीबीज का ज़माना आ गया है, रेवड़ी कल्चर से आप कितना प्रभावित हैं या आप कितना सपोर्ट करते हैं इसको? मैं रेवड़ी कल्चर जिस मायने में बोलते हैं उससे बिल्कुल मैं प्रभावित नहीं हूँ। ये लालच देना और लोगों को झूठ बोलना, लोगों को बहकाना, 50-60 साल ये बहुत कर दिया हमने। गरीबी हटाना शुरू किया था 71 में, और आज वही लोग जो गरीबी हटाने के नाम पर जिनका खानदानी राज चला, कितना हटा पाएगा जवाब नहीं देता। हम जवाब दे सकते हैं, मोदी कह सकता है कि मैंने 15 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर किया। ये आंकड़ों से भी बताएंगे, नज़र भी आएगा। जिस व्यक्ति को 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, और 4 करोड़ को मिला है, इसको चैलेंज नहीं करता, कोई तो चैलेंज नहीं कर। सड़कें चौड़े में नज़र आ रही हैं बनी हैं। हम इसरो हमारा चांद पर पहुंचा हुआ है, और सूर्य के भी जहाँ तक जा सकते हैं तो वहाँ गए हुए हैं, तो ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज हमारी प्रोग्रेस को कोई मना नहीं कर सकता कि हमने प्रोग्रेस की है। आज हमारे जीडीपी, हमारे जितने भी पैरामीटर्स हैं आधुनिक युग के, क्योंकि आधुनिक युग के पैरामीटर भारत के हितैषी नहीं थे। मेरी बहन बेटी माँ गांव में जो काम करती है सुबह से शाम तक, उसका आज के इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो गिनती नहीं है। वो उपले बनाती है, वो दूध पशुपालन करती है, वो आटा भी पीसती थी, अब तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उनकी जीडीपी में कहीं जोड़ते नहीं थे। जी। हमारा 1000 रुपये का सिलेंडर खरीद रहे हैं तो जीडीपी में काउंट हो रहा है। वो माँ जो 1000 रुपये का सिलेंडर अपनी लकड़ी से या उपले से पूरा करती, उसको गिनते ही नहीं थे। तो हमें गरीब डिक्लेयर किया। हम गरीब थे नहीं, हमें सब चीज़ें मिले, रोटी कपड़ा मकान। ये एक सपना था शहीद भगत सिंह से लेकर सब लोगों का, वो आज पूरा हो रहा है। मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, दूसरा कह रहा है मैं 300 दे दूंगा। वो कह रहे हैं कि पेंशन 50 रुपये महीना, जब मैं काउंसलर था तो 50 रुपये महीना महिलाओं को देते थे, विधवाओं को। आज वो 2100 रुपये का कह रहा है मैं सबको दे दूंगा। बजट कैलकुलेट करके बता कैसे देगा। दूसरा कह रहा है जी मैं वो झारखंड वाला का आके बोल रहे मैंने दे दी है, तो पता किया मैंने, हाँ दे दी 2 महीने की। और बंद किस किस की? जो पहले ओल्ड एज वगैरह मिलती उनकी बंद हो गई। तो ये सब चीज़ें, इस कंपटीशन से कुछ नहीं होगा। प्रोडक्शन हो और उसको बांटो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, समाज के अंदर वेल्थ क्रिएट हो। वेल्थ क्रिएटर को आप अच्छे ढंग से देखिए, अच्छी उनकी इज्जत करें, उनको गालियाँ दें ना दें रोज़ाना, अडानी ये है, अंबानी ये। इसलिए फ्री नहीं, डिज़र्विंग को सब कुछ मिले। जो मॉडल बताता है अपने आप को, स्कूल नहीं बनाऊंगा, टीचर नहीं रखूंगा और मेरा एजुकेशन मॉडल बेस्ट है। कैन यू बिलीव कि दिल्ली सरकार के किसी भी कॉलेज की फीस
हमारी फीस से ज़्यादा है। महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो फीस है वो भी सरकार फिक्स करती है, सैलरी भी सरकार फिक्स करती है। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग DTU की फ़ीस या NSUT की फ़ीस हमसे 1.5 गुना है। जी आप पढ़ी होंगी, जी 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 बैचलर की आपने जर्नलिज्म में किया होगा, जी। क्या फ़ीस दी होगी? 1-1.25 लाख साल। जी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स का चेयरमैन था 91 में। 15 रुपये की फ़ीस में जर्नलिज्म कोर्स हमने कराया। तो क्यों? तो यही दिल्ली सरकार वो अपनी फ़ीस तो ज़्यादा करती जा रही है और सो कॉल्ड सेल्फ फाइनेंसिंग की नहीं बढ़ेगी। 8 कॉलेज बंद हुए हैं इंजीनियरिंग के इस साल दिल्ली सरकार के। क्यों? कोई नहीं पूछता, क्यों? कोई किसी को मालूम ही नहीं है। जी 8 इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली सरकार के जो दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत थे बंद कर दिए कि स्टूडेंट नहीं आए, क्योंकि आपके पास ना टीचर है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो फिर ये मॉडल है। आपके एक भी हॉस्पिटल पिछले 10 साल में नया चालू नहीं कर पाए, सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। बराबर में निठारी है, सुल्तानपुरी है, संजय गांधी में ट्रामा सेंटर है, समसपुर है। ये 1978 में शिलान्यास हुआ था खुराना जी का। आज तक 1500 बेड के सुन रहे हैं हम। जी चालू होगा, चालू होगा, चालू होगा, चालू कब होगा किसी को नहीं मालूम। तो इसे मॉडल बोलते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में रिटायर्ड डॉक्टर बिठा दिए, 10 दवाई नहीं है उसके पास, टेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए का बंगलिंग हो गई, सारे के सारे अंदर जाने की तैयारी में है। तो मैं समझता हूँ आज की तारीख में रियलिस्टिक हूँ, जितना मेरे पास पैसा है उसके अंदर काम करें। भारत की ताकत भारत की महिलाओं के द्वारा है। 24% की बचत है, जहाँ तक मैं समझता हूँ बताएंगे जो आर्थिक चिंतक है। भारत में गरीब से गरीब 100 रुपये कमाकर 20-22 रुपये बचाता है, ताकि उसको संकट के टाइम, पढ़ाई, बीमारी के टाइम, शादी के टाइम पैसा रहे। कि बचत होगी तो काम आएगी ना। जी मैं 100 रुपये कमाऊँगा और 120 खर्चूँगा तो कर्जे में ही रहूँगा। इसलिए ये फ्री वाइज वाला जो कल्चर है ये बंद होना चाहिए और इसके अंदर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। पहले ये बताओ तुम्हारे पे पैसा है कितना, आज कितना है, और 2 साल बाद कितना तुम बढ़ा लोगे। बताओ कितना बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे? बिना टैक्स बढ़ाए तो नहीं बढ़ाओगे। बंगाल का जो हश्र हुआ था, बंगाल का भी सबसे रिच, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड सारी इंडस्ट्री वहाँ थी, और CPM और ममता के कारण आज वहाँ सब कुछ उजड़ गया। फ्री के चक्कर में कुछ भी चीज़ नहीं बची, विजन है नहीं। दिल्ली की समस्याएं क्या है वो मालूम ना हो तो बरसात में सड़क का पानी नहीं हटता, गर्मी में पानी पीने को नहीं मिलता, और फिर वो कहते हैं हमने इसको पेरिस बनाएंगे। अरे पेरिस मत बनाओ, इसको भारत को भारत रहने दो। तो इन सबको टैकल करने के लिए मुझे लगता है युवाओं का बहुत बहुत बड़ा योगदान होगा। तो युवा यदि सोच समझ के पहले तो तय करें, सब संकल्प लें कि हम वोट जरूर बनवाएंगे और डालेंगे। वोट डालते समय जाति को नहीं देखेंगे, धर्म को नहीं देखेंगे, क्वालिफिकेशन को भी ध्यान देंगे। उसका बैकग्राउंड क्या है। कोई आदमी गरीब है और वो कह रहा है मैं MLA बन के ये कर दूंगा, तो पहले तो तू बता तू अपनी रोटी कहाँ से खाएगा, ये खा रहा है, उसका जवाब तो चाहिए ना, जब भी तो तू मेरे लिए करेगा कुछ। दिल्ली की, इसलिए दिल्ली की समस्याओं के बारे में जानकारी होना, उनको टैकल करने के तरीके समझ आना, उसके लिए भी साल 6 महीने का कोर्स होना चाहिए। जी काउंसलर बन गया, MLA बन गया और उसे किसी चीज़ के नॉलेज ही नहीं, तो जैसे अफसर चलाएंगे वैसे चलता रहेगा। जी दिल्ली के अंदर ही अन्ना का आंदोलन चला तो हम लोग भी उसमें साथ थे, उसी में से ही निकले थे मुख्यमंत्री। जी जो कहा था कि मैं कांग्रेस से हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं कोठी में नहीं रहूंगा, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, सबसे उल्टा चला ना, जी औरों का भी बाप निकला। इसलिए कथनी और करनी में अंतर ना हो, प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच लेके चले, सबसे बना के चलना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी से लेके नीचे तक किसी अफसर से मेरी बनती ना हो तो मैं काम किससे लूँगा।
अगर मेरे इस इंस्टीट्यूट में मेरे डायरेक्टर्स, मेरे स्टाफ, मेरा PN2 लेके हो, उनको यदि मैं रिस्पेक्टफुली सही समय पे सैलरी मिले तो उनको कह सकता हूँ भाई आप लोग मेहनत करिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों के साथ घुल मिलिए और बच्चों को अपना बच्चा समझिए। परंतु इनको टाइम पे सैलरी ना मिले। अब कोरोना काल में दिल्ली में सरकार नहीं दे पाई समय पे सैलरी, परंतु हमारे जो संस्कार थे हमने तय किया था कि 7 तारीख से 8वीं नहीं होने देंगे और किसी की कटौती नहीं होनी चाहिए। तो कहने से तो काम नहीं चले, करना पड़ा। उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़े तो ला के डालना भी पड़ेगा। इसी ढंग से पॉलिटिक्स के अंदर आए लोग, स्वागत है। मोदी जी तो चाह रहे हैं कि मैं 10 लाख नए लोगों को ट्रेंड करके राजनीति में लाऊं। परिवारवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, पर कैसे ख़त्म हो? क्योंकि जब मेरा बेटा ही चुनाव लड़े, बेटे का बेटा लड़ेगा या मेरी पत्नी लड़ेगी, वो नहीं है तो मैं किसी को भी नहीं दूंगा, मैं जेल में रह के भी राज करूंगा। इस स्थिति में तो देश नहीं चल सकता। तो जैसा कि हमने जाना, युवाओं का रोल जो है पॉलिटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जैसे DU में अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, IP यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कह लीजिए, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में अभी तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कोई महत्व नहीं दिख रहा है। तो क्या आने वाले सालों में हम देख सकते हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंटर होते हुए इन यूनिवर्सिटीज़ को भी? मैं उन लोगों में हूँ जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी 3 कॉलेजों में चेयरमैन रहा और वहाँ मैं स्टूडेंट्स की सो कॉल्ड स्टूडेंट पॉलिटिक्स को नहीं आने दी। वहाँ पर डूसू के चुनाव नहीं होते, परंतु कॉलेज के होते हैं, क्लास के होते हैं। मैं हंसराज कॉलेज में पढ़ा तो हमारे क्लास के अंदर चुनाव होता था, फिर स्ट्रीम वाइज होता और फिर हम मिलके MP प्राइम मिनिस्टर चुनते थे। वो जो सिस्टम था उसमें सबका खुला चुनाव नहीं था, धींगा मस्ती नहीं थी। आज दिल्ली में कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं? पिछले 15 साल से उठा के देखिए, कोई एक भी डूसू का अध्यक्ष ऐसा बना है कि जो बाद में दिल्ली में किसी जगह जाके कामयाब हुआ हो। लास्ट नूपुर शर्मा थोड़ा बहुत नाम था, या अलका लांबा, उसके बाद तो कोई नहीं सुना होगा। हमने देखा कि MAIT की इनॉग्रेशन में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में मिस्टर प्रणब मुखर्जी भी आए थे, और हाल ही में मेट को जो 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, उसके इनॉग्रेशन में रामनाथ कोविंद जी आए और कंक्लूजन में जगदीप धनखड़ जी आए। तो इन सभी दिग्गजों के साथ आपकी काफ़ी बातचीत रही है। कुछ ऐसी बातें जो आप हम सबसे शेयर करना चाहें यहाँ पे? इन लोगों के साथ कुछ जैसे कुछ आदर्श होते हैं ना, तो जब हम पढ़ते थे उस समय आदर्श लोगों को लिखते हैं माई फेवरेट लीडर, तो 90% जवाहरलाल नेहरू लिखते थे। मेरे अध्यापक थे, मुझे आज भी नाम भी ध्यान है, सब्बरवाल जी। कह रहे नहीं बेटा तुमने नेहरू पे नहीं, जयप्रकाश नारायण पे लिखूंगा। जी आप बताओ कुछ। अब 7वीं के अंदर उसने जितना बताया, मैं जयप्रकाश नारायण को स्टडी किया और जयप्रकाश नारायण की स्टडी करते करते हम तिहाड़ जेल पहुंच गए, इमरजेंसी में उनके आंदोलन में सम्मिलित हो गए। आपने बताया इमरजेंसी की बात करी, हाल ही में एक मूवी भी आने वाली है इमरजेंसी नाम से, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। आपने तो वो खुद एक्सपीरियंस किया है हर चीज़, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता पाएँ तो। इमरजेंसी इस देश का एक ऐसा काला अध्याय है जो इंदिरा गांधी ने 12 जून को, जब उनका इलेक्शन दिल्ली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोग्य किया इनको, उसी दिन गुजरात के विधानसभा के चुनाव भी आए थे। बचने के लिए इंदिरा जी ने कोशिश की, मैं आपातकाल लगा दिया, और आपातकाल पहले एक्सटर्नल हुआ करता था, पहले लगा भी हुआ था, परंतु उन्होंने इंटरनली पकड़ के 25 जून को ही जितने बड़े नेता थे किसी भी पार्टी के, वो जेलों में डाल दिए। इवन कांग्रेस के चंद्रशेखर जैसे, रामधन जैसे 3-4 नेता जो कांग्रेस में थे उस टाइम, सीनियर थे, परंतु जयप्रकाश नारायण को वो सम्मान देते थे, वो भी ठोक दिए और लगातार जेलों में। उससे बचने के लिए हमने सत्याग्रह किए, आंदोलन किए, कोर्टों में भी गए, कोर्टों को जजेस के अधिकार छीन लिए, उसके बावजूद लगे रहे और देश में एक ऐसा माहौल बनाया देश से बाहर जाकर भी कि अमेरिका, यूरोप में सब जगह ये हुआ कि नहीं,
डेमोक्रेसी भारत में रहनी चाहिए। आपने अटल जी और मोदी जी दोनों के कार्यकाल में बहुत करीबी से देखा है, तो आपको क्या लगता है दोनों के कार्यकाल में क्या अंतर है, उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस आपने नोटिस करे? दोनों के दोनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका अब 100वां साल चल रहा जी। है, वहाँ से शिक्षित है, वहाँ से दीक्षित है, वहाँ से प्रेरित है। अटल जी थोड़ा ब्रॉड माइंडेड ज़्यादा थे, सबको हंस के लोगों से काम लेते थे, पर उस समय 20 पार्टियाँ थी, मजबूरी में उनको सरकार को चलने देने में भी दिक्कत थी। मोदी जी थोड़ा बोल्ड है, सबको साथ लेके तो चलते हैं, परंतु कुछ कुछ जहाँ आवश्यक हो तो थोड़ा, क्योंकि इनको 20 साल जो गुजरात में सीखा वो पूरे देश के काम आ रहा है, तो थोड़ा जहाँ विदेश कहीं उनको हीन भावना लेके नहीं चलते। सर 25 years of MAIT and MATES, तो क्या अब लक्ष्य है आपका, क्या आपको लगता है और अचीव करना है आपको अभी? ये तो ऐसी चीज़ें जिनका कोई ये नहीं हो सकता कि ये यहाँ रुकना है, एक बार, हाँ बात तो हो नहीं सकती। जी। और समय बदलता है, पहले चीज़ें बदलती थी 10-15 साल में, अब तो हर 6 महीने में बदल रही हैं, टेक्निक बदल रही है, सोच बदल रही है, अब AI आ गई है, फिर आगे और चीज़ें आएंगी, इसलिए रुकने का तो मतलब नहीं, चलना है जीवन का एक आवश्यक, वो रुकेगा तो आदमी पीछे जाएगा। तो हमने आगे के प्रोग्राम हैं हमारे, मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, और भारत के लिए आवश्यक जो पशुपालन, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक खेती, इन सबको भी आगे बढ़ाने के लिए अभी हमने एक हरियाणा में यूनिवर्सिटी बनाने की सोची है, और एक मेडिकल को फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज इन 10 years टाइम। जी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, ये जो उत्तर भारत के क्षेत्र में लोगों को वो हर सुविधाएं हम दे पाएँ जो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को दिलाना चाहता है। जी, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे आखिरी सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है क्विक बाइट्स। सर, क्विक बाइट्स में कुछ सवाल हैं पॉलिटिक्स और यूथ और कल्चर से रिलेटेड, एंड इसमें आपका एक एक वर्ड में या एक एक सेंटेंस में हम आंसर चाहेंगे। सो आपके फेवरेट पॉलिटिकल लीडर? आज तो नरेंद्र मोदी जी। जी। एक वर्ड में अगर आप इंडिया की डेमोक्रेसी को डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? बहुत मजबूत है, क्योंकि भारत के लोग ईमानदारी से, हृदय से डेमोक्रेट्स हैं। जी। सक्सेसफुल लीडरशिप के लिए एक मंत्र? सबको साथ लेने की, चलने की क्षमता। पॉलिटिकल इशू जिसको आप चाहते हैं कि सब ध्यान दें? जातियों से ऊपर उठकर आपस में प्रेम से एज इंडियन रहें कि माता भूमि पृथिव्यो अहम पुत्रा। यदि इसको हम मानने की माँ है मेरी और हम सब इसके बेटे बेटी हैं, तो सब भेद समाप्त हो जाएं। जी। यूथ को डिस्क्राइब करेंगे अगर एक वर्ड में तो कैसे करेंगे? फुल ऑफ एनर्जी हो, आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार हो। जी। एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो आप देखते हैं हर एक लीडर में होनी चाहिए? देश के प्रति उसकी निष्ठा और देश के प्रति उसका विश्वास, ये अपने में होगी तो वो औरों को दे पाएगा। एक ऐसी स्किल जो यूथ को अपने अंदर लानी ही चाहिए? हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ काम आना चाहिए, कोई काम जो उसकी रुचि का हो, जिसको एक्स्ट्रा एक्टिविटी का कहें या खेल का कहें, नाटक का, जो भी उसकी इच्छा, पर एक एक्टिविटी उसको रोज़गार के अलावा उसको ज़रूर होनी चाहिए उसके। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई एडवाइस आप देना चाहें? रिस्क टेकिंग का तो उसमें क्षमता हो, परंतु बहुत ज़्यादा भी ना हो। अपने साधनों को देख के, अपनी क्षमता को देख के, और उसके लिए आवश्यक है और लोगों को साथ जोड़ के आगे बढ़ेगा तो उसको निश्चित सफलता मिलेगी। इंडिया के कल्चर और उसकी डाइवर्सिटी को अगर आप डिफाइन करें एक वर्ड में तो कैसे करेंगे? वो कल से परसों से महाकुंभ होगा जी। तो इंडिया को किसी ने देखना और समझना हो तो टेलीविज़न पर 1 महीना उसको देखे बस। जी। एक ऐसा ट्रेडिशन जो इंडिया का है और जिसको आप बहुत ज़्यादा चेरिश करते हैं और चाहते हैं कि यूथ भी उसको फॉलो करें? सादा जीवन, उच्च विचार। तो इसी के साथ हमारा नंद किशोर जी के साथ ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी और आप इन सभी अनुभवों से कुछ सीखेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे।